नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम धामी की कैबिनेट बैठक से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, वित्त सहित कई विभागों के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत धराली में बादल फटने व प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि में इजाफा करते हुए 5 लाख देने का निर्णय दिया गया। इसके साथ कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना में किसानों को केंद्र से मिलने वाली 29 लाख बकाया धन राशि अब राज्य सरकार देगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेंद्र बगोली और सैनिक कल्याण मंत्री दीपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी था कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है। उसमें बहुत गहनता से विचार विमर्श किया गया और चूंकि इसमें कई हितधारक हैं और कई तरह की और इश्यूज भी हैं, तो उस पर विचार विमर्श करते हुए और समस्त हितधारकों से बात करते हुए उस पर निर्णय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का इसमें निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उत्तराखंड के सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर नहीं हो सका। लंबे समय से चर्चाओं में रही इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने की तमाम उम्मीदें थीं, लेकिन पीएम के देहरादून दौरे में सैन्य धाम शामिल नहीं रहा, जबकि 8,261 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। ऐसे में 22 अक्टूबर छोड़िए 9 नवंबर को, जिस दिन हमारा राज्य स्थापना दिवस है और रजत जयंती समारोह था, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए, तमाम उन योजनाओं का श्री गणेश करके गए जो ऑलरेडी मौजूद थी। मतलब ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं हुई है जिससे उत्तराखंड लाभान्वित हो या नए सिरे से कोई परियोजना की घोषणा हो या गैरसैन्य राजधानी की घोषणा हो या लोकायुक्त की घोषणा हो, मूल निवास भू कानून की घोषणा हो, कहीं कोई घोषणा ऐसी नहीं है। लेकिन हतप्रभ करने वाली बात यह है कि वो सैन्य धाम जो करोड़ों की लागत से बन रहा है और लगातार टारगेट डेट जिसकी बदल रही हैं, उसको कब पूरा हो जाना चाहिए था और आज दिन तक भी वो पूरा नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उसका लोकार्पण जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो पूरा उत्तराखंड समझ रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28वें ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। 16 नवंबर तक चलने वाले इस फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें 4,000 से अधिक खिलाड़ियों, कोच व खेल अधिकारी हिस्सा लेंगे और ऐसे आयोजन उत्तराखंड में होना हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी आयोजन को लेकर कहा कि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन कर्मी हिस्सा ले सकते हैं, जिससे उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन वन कर्मियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे वे पर्यावरण के प्रति अपने कार्यों को और अधिक दक्षता के साथ करें। खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और सब मिलाकर खिलाड़ी और हमारे कोच और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलाकर 4,000 से अधिक लोग आज इस वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से हमारे राज्य की भी खेल प्रतिभाओं को और आगे आने का अवसर मिलेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और शानदार अपनी फिटनेस भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे मूवमेंटों को निश्चित रूप से इससे एक
ताकत मिलती है, आगे बढ़ने की सबको प्रेरणा मिलती है। हम खेलों के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश में पहाड़ और मैदान को लेकर हो रही राजनीति पर टिप्पणी की है। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में कुल मिलाकर 20 विधानसभा सीट हैं। ऐसे में इन मैदानी इलाकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के लोगों का उत्तराखंड पर उतना ही हक है जितना कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का। उन्होंने कहा कि पहाड़ और मैदान को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश में पहाड़ और मैदान को लेकर हो रही राजनीति पर टिप्पणी की। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में कुल मिलाकर 20 विधानसभा सीट हैं। ऐसे में इन मैदानी इलाकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के लोगों का उत्तराखंड पर उतना ही हक है जितना कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का है। उन्होंने कहा कि पहाड़ और मैदान को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिनेशपुर क्षेत्र के बंगाली समाज में इस बयान को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है। बंगाली कर्मचारी उद्यन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रवि सरकार ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विधायक ने उत्तराखंड में बसे बंगाली समाज को टारगेट कर उनका अपमान किया। रवि सरकार ने आरोप लगाया है कि चौहान ने पहाड़ और मैदान के बीच खाई पैदा करने का काम किया। प्रेस वार्ता के दौरान रवि सरकार ने कहा कि विधायक को बंगाली समाज के इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बंगाली समाज की बसावट पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय के प्रयासों से हुई थी। 1950 से 1951 के दौर में जब यह इलाका घने जंगलों और विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ था, तब बंगाली समाज और अन्य शरणार्थी यहां आकर बसे और इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया। इस दौरान अध्यापक मनोज कुमार राय ने भी कहा कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा केवल एक समाज को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है और ऐसी बयानबाजी समाज में फूट डालने का काम करती है। पहाड़ और उत्तराखंड में हम जितने उत्तराखंडी लोग रहते हैं, हम सबका बराबर अधिकार इस उत्तराखंड में होना चाहिए और है। सरकार क्या करेगी वो सरकार के हाथ में है। और ये उत्तराखंड के भी अब बात नहीं है, इस समय तो अनुसूचित जाति का दर्जा हमें केंद्र सरकार देगी, ये केंद्र सरकार का मामला है। आप बार बार विधानसभा में इस बात को उठा के हमें क्यों अपमानित करते हैं? किसी क्षेत्र को लेके आप नरक कह दे रहे हो, कहीं किसी रेलवे लाइन की बात आप कह दे रहे हो। ये सारी बातें हृदय को बहुत ही व्यथित करती है, क्योंकि देखिए देवलोक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम उत्तराखंड वासी और पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों की एक अलग छाप है। इनके विचार, इनके आदर्श, इनकी सच्चाई, इनकी ईमानदारी, इनके कर्म, इसी से तो उत्तराखंड जाता है। तभी तो यह देवभूमि है, क्योंकि प्राचीन समय से यहाँ देवलोगों का निवास था। और इसीलिए हम लोगों के व्यक्तित्व से, हमारे कर्म से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से भी ये गुण निकल के आने चाहिए कि हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं। रुद्रपुर क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह के हालिया बयान को लेकर बंगाली समुदाय में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुन्ना सिंह का यह निजी बयान है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सभी वर्गों और समुदाय का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि किसी जाति एवं समुदाय के प्रति कोई भी व्यक्ति आप शब्द एवं गलत बयानबाजी करता हो, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और मैं इसे सदस्य के प्रति निंदा करता हूं। जब उत्तराखंड बनाने के लिए पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली, पूर्वांचल के अलावा कई लोगों ने संघर्ष किया था।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा के बाद पार्टी में भूचाल मच गया है। प्रदेश नेतृत्व ने हिमांशु गावा को दोबारा जिलाध्यक्ष और ममता रानी को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्तियों के तुरंत बाद रुद्रपुर में सियासत गर्मा गई है। नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष साफ दिखा, जिसके चलते कांग्रेस के 12 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़ के पुत्र पार्षद भी शामिल है। नाराज पार्षदों ने मीडिया के सामने कहा कि 2027 में कांग्रेस 50,000 वोटों से हार तय है। वहीं हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार ने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष से बात की, तो इस बयान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा और महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कुछ लोग बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। की कारण है कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सर्जन अभियान के तहत जो रायशुमारी हुई, उस रायशुमारी में क्या हुआ उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया है। आखिर वो रायशुमारी हुई तो उसका रिजल्ट क्या है, उसे सार्वजनिक करो। हम तो उस रायशुमारी को लेकर नाराज है और आज हम कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर कारण क्या? कारण यह है कि बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया है। तो आप जो रायशुमारी हुई है, जो आवेदन हुए हैं, उनपे जो रायशुमारी हुई है, उनका रिजल्ट आप सार्वजनिक कर दो ना। आखिर सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हो। अगर आपने हाईकमान को दिया और नहीं दिया तो वो रिजल्ट कहाँ गया, वो रिपोर्ट कहाँ गई? हमारे को तो आज यही कहना है कि हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। क्या जिलाध्यक्ष बनने पर नाराजगी है? ना महानगर अध्यक्ष बनने पे नाराजगी है, ना जिलाध्यक्ष बनने पे नाराजगी। नाराजगी ये है जो आखिर रायशुमारी क्यों हुई थी और हुई तो उसका रिजल्ट कहाँ है, बस। उत्तराखंड सरकार सीमांत इलाकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत कई अहम कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित करना है, ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के 91 गांव को चिन्हित किया गया। इन गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार रोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार दोनों के अवसर मिल रहे हैं। इस पर अनुराधा पाल, अपर सचिव ग्राम्य विकास, ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार समर्पित रूप से काम कर रही है। वाइब्रेंट विलेज न केवल सीमांत सुरक्षा को मजबूती देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। नावी में कुछ एक दो भरी होम स्टे होगा, काफी वहाँ पर लगभग 1000 बेड के आसपास हो गया और टूरिस्ट सीजन में भी उनको वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। और अभी जैसे हमारा अल्ट्रा मैराथन हुआ है, अल्ट्रा मैराथन हुआ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम टॉप 5 वर्ल्ड के टॉप 5 कराने में सक्सेसफुल रहा है। तो अभी अगर उनका आंकड़ा देखें तो रजिस्ट्रेशन को मना किया गया बिकॉज कि वहाँ पर हमारे पास बेड होम स्टे जितने घर थे वो सब ऑक्यूपाइड हो गए थे। तो अभी आगे आने वाले जैसे जैसे हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, तो निश्चय ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आने की संभावना है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्टेइंग कैपेसिटी, वो सब डेवलप करने की आवश्यकता है, जिस पर हम कार्य। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र 2025-2026 शुरू हो गया है, जिससे राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह और राज्य मंत्री विनय रुहेला पहुंचे। वहीं पेराई में विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे, तो दूसरी ओर किसान भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नजर आए। वहीं धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि मिल कर्मचारी अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये प्रोग्राम चला रहा था और अभी तक मिल चालू नहीं हुई है और मिल प्रबंधक नेताओं की चापलूसी में लगे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि मिल अभी चालू नहीं है और उसकी रिपेयर पहले ही हो गई है। अभी टरबाइन नई है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सरकार किसानों का बेवकूफ बना रही है।
कि यहाँ पर बहुत बॉयलर की समस्या थी। लगभग 8.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने बॉयलर के लिए दिए और 3.5 से 4 करोड़ रुपए की एक टरबाइन दी है और इसी प्रकार से 17 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने गन्ना किसानों की पेमेंट के लिए प्रदान किया है। मैं समझता हूँ सरकार इस मिल के प्रति वो संवेदनशील है। अब की बार पेराई सत्र बहुत अच्छा होगा और लोगों को लगातार यह गन्ना पेराई होगा, मुझे इसका लाभ किसानों को मिलेगा। ये आर्थिकी है यहाँ पूरे क्षेत्र की, यहाँ से किसानों को जीविका मिलती है। मैं समझता हूँ क्षेत्र की ये नादी शुगर मिल अंतरात्मा है और हम सब लोग मिलकर आज इस पेराई सत्र पे अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही की है। हरवाला क्षेत्र में हुई छापेमारी में लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। रेड में टीम को करीब 2 लाख रुपए की अवैध शराब मिली है। कार्यवाही के दौरान टीम ने 24 बोतल ब्लेंडर स्प्राइट, 120 बोतल रॉयल स्टैग और 144 कैन बडवाइजर बियर बरामद की। विभाग की जांच में सामने आया कि यह शराब फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली मार्क्स की थी, जिसे देहरादून में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त का कहना है कि हमें पुख्ता सूचना मिली थी कि हरवाला क्षेत्र में गोदाम में नकली शराब की सप्लाई की जा रही है। मौके पर दाबिश देने पर शराब से भरी गाड़ी और गोदाम दोनों मिले। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी के तहत आज मंगलौर में पुलिस चौकी से शुरू कर पूरे मंगलौर में फ्लैग मार्च निकाला। इसी बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच पूरी तरह जारी है। वहीं अब हर जगह पुलिस की निगाहें टिकी हुई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी के चलते आज मंगलौर सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में मंगलौर कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर मंगलौर के लोगों को शांति का संदेश दिया गया है। ऊधम सिंह नगर में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत आबकारी आयुक्त के निर्देश और जिलाधिकारी आदेश पर आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब और लहन बरामद किया गया। रुद्रपुर क्षेत्र में आबकारी निरीक्षण सोनू सिंह और ब्रजेश जोशी के नेतृत्व में ग्राम रायपुर भट्टे के समीप दाबिश दी गई, जहां 4 चलती भट्टियां मौके पर नष्ट की गईं। टीम ने करीब 180 लीटर अवैध कच्ची शराब और 14,000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया। विभाग ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देहरादून में ठंड ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। इसी के चलते नगर निगम ने सर्द रातों में लोगों को राहत देने के लिए तैयारी तेज कर दी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी जोन अधिकारियों को रैन बसेरे की स्थिति का जायजा लेने और उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी शहर के मुख्य इलाकों में अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिन लोगों के पास ठहरने की जगह नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे, गर्म कपड़ों और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही वन निगम के समन्वय बनाकर लकड़ियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि ठंड के दिनों में किसी को परेशानी ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।